नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं दुनिया पर मंडराते एक और बड़े खतरे की, ऐसा खतरा जो एक बार फिर मिडिल ईस्ट से ही लोगों को डराता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जंग हुई और उसके बाद में हुआ सीज फायर भी। फिर मध्यस्थतों की काफी कोशिशों के बाद समझौता भी हुआ, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील है असल में शांति की राह आसान करती नजर नहीं आती। आखिर क्यों? आइए आपको बताते हैं विस्तार से। अब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान प्रतिनिधिमंडल के बीच में वार्ता हुई। हालांकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे। बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों के निरीक्षण के लिए आईएईए निरीक्षकों को इजाजत देने पर राजी हो गया है। हालांकि अमेरिका के तमाम दावों पर ईरान ने तुरंत ही इनकार कर दिया। इजरायल भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ रहा, जबकि समझौते में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र है ही नहीं। और ईरान भी ये साफ कर चुका है कि वो मिसाइल प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं करने वाला। और इन सब के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर विवाद अभी भी बरकरार है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूलने के खिलाफ रहा है, जबकि ईरान टोल टैक्स की बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को दी जाने वाली सुविधा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस लेने की बात पर अड़ा हुआ है। पहले दौर की वार्ता में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमति बनी। ईरान के मुख्य वार्ताकार गालिबाफ के अनुसार दोनों देशों के बीच में हॉटलाइन और कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करने पर सहमति बनी, ताकि शिपिंग ट्रैफिक को लेकर कोई भी समस्या होने पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया जा सके। हालांकि गालिबाफ ने यह साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के नियम ही लागू होंगे, अमेरिका का कोई हस्तक्षेप काम नहीं आएगा। अब इन सब के बीच में ईरान और ओमान ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसके अनुसार दोनों देशों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रशासन और शिपिंग सर्विसेज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें शिपिंग सर्विसेज से जुड़े खर्चों पर अध्ययन के लिए सहमति बनी। इसके तहत दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त कार्य समूह भी तैयार किया गया है। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिए कि दोनों देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों से वसूली जाने वाली फीस की राशि तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा है। परमाणु प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान का जो भी रुख युद्ध से पहले था, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। सवाल ये उठता है, क्या अब युद्ध के पहले जैसे हालात लौट पाएंगे? बड़े सवाल हैं लोगों के जहन में। क्या ईरान का अपने रुख पर कायम रहना अमेरिका की हार नहीं है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल ईरान कभी भी वैश्विक अस्थिरता पैदा करने के लिए कर सकता है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूले जाने से दूसरे शिपिंग रूट्स पर टोल वसूले जाने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी कनेक्टेड हैं। ईरान मामलों के जानकार इमरान खोखर जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रूस से भू राजनीतिक विशेषज्ञ प्रियंका यादव भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, दो तीन बातें यहाँ पर बहुत क्लियर होना जरूरी है। एक तरफ शांति की तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई, अलग अलग लेवल पर डायलॉग्स जो हैं उन्हें स्थापित किया गया, लेकिन क्या वो डायलॉग सफल हुए हैं सर? क्या अभी भी किसी तरह का खतरा मंडराता हुआ नजर आता है? खासतौर से वैश्विक स्तर पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फंसा हुआ है तो लोगों की सांसें तो वैसे ही अटकी हुई हैं। जय हिंद नैना। देखिए, इस पूरे प्रकरण के दौरान ये जो पूरा ये बातचीत का सिलसिला हुआ, उसमें ईरान ने अपने पत्ते बहुत सही तरीके से खेले हैं। बहुत चालाकी के साथ ईरान ने अपने पत्ते खेले। हाँ, और मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए नैना, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो नॉट सो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करी है, और जो कोर इश्यूज हैं, कोर इश्यूज क्या हैं? आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, आपका मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम,
आपका जो जो सैंक्शंस का है, वो सैंक्शंस नहीं, बात प्रॉक्सीज का वो कार्यक्रम, इन चीजों को कन्वीनियंटली साइडलाइन किया गया है। इन चीजों पर यह निर्णय लिया गया है कि जो इश्यूज हैं, इनको शायद बाद में हम परिस्थिति बना करके बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जब आप उन मेन मुख्य मुद्दों पर डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि फिर इवेंचुअली जब वो बातचीत के लिए आएंगे, तो हालात किस प्रकार से बदलेंगे ये देखने की जरूरत होगी। नैना, जो हमें लग रहा है कि पूरी शांति हो गई है या यहाँ पर बिल्कुल हालात बिल्कुल नियंत्रण में आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि वो हालात नियंत्रण में आते हुए इसलिए लग रहे हैं कि दोनों पक्ष किसी प्रकार से इमीडिएट एस्केलेशन नहीं चाहते। दोनों इस परिस्थिति में नहीं है कि इसको एस्केलेट करके और वो कुछ कर सकें। कोई भी मजबूरियां हो, चाहे अमेरिका के बैक होम इलेक्शंस के इश्यूज हो, उनके ट्रंप की गिरती हुई साख हो, तो ये जी चीज है। तो तो जब इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, जी तब एक लाइन में इंपॉर्टेंट नैना आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर ये पूरा समझौता होता है और इसका कोई परिणाम निकल के आता है, तो ये एक प्रकार की पॉलिटिकल असेंडेंसी ईरान में मुझे होती हुई नजर आएगी। पॉलिटिकल असेंडेंसी का क्या मतलब है? जो पॉलिटिकल हायरार्की है, उनकी पेजेश्कियान है, गालिबाफ हैं, या और इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, वो निर्णय ले रहे हैं। और उस पर इतना दबाव आईआरजीसी का और वो जो रेजिम की अतिवादी सोच है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव उतना नहीं पड़ पा रहा है। ये एक उसका परिणाम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि ईरान में इसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और जी वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो ऑलरेडी चीजें जो हैं वो आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसका एक छोटा सा मुझे लगता है ट्रेलर अभी ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। ठीक है और सर। अगर ठीक है सर, देखिए ये जो बड़ा ट्रेलर है वो तो स्पष्ट इसमें हो जाता है। इमरान खोकर जी, आपसे इस बात को मैं समझते हुए, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने बहुत स्मार्ट गेम प्ले किया इस पूरी परिस्थितियों के बीच में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक बड़ी वो नस है जिसको जब चाहो दबाओ और अपने अकॉर्डिंग चीजों पर काम करवाओ। तो क्या उसका उस हथियार का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की तैयारी अब नजर आती है? ये डर है दुनिया के कई देशों को अब। नैना जी, सबसे पहले तो आप सभी को आदाब अर्ज है और जय हिंद आप सभी को। आप समझिए इस बात को कि ईरान का जो कैरेक्टर है, ईरान का जो नेचर है एज ए नेशन और एज ए वहां की लीडरशिप, वो कभी भी बिट्रे नहीं करेंगे। अगर उन्होंने 14 पॉइंट्स प्रोग्राम के अंदर जो बातें कही हैं, वो उन बातों पर अड़िग रहेंगे। अब रही बात जो हमारे आदरणीय माथुर साहब ने कही, लेकिन बहुत उसमें सही भी बात बड़े कही। कंफ्यूजन हो गए ना इमरान जी, कंफ्यूजन है कई चीजों को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, आईएईए की मॉनिटरिंग को लेकर भी। लेट मी कंप्लीट जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। तो आप, मैं माथुर साहब की बात पे जा रहा था। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से ईरान ने उन इश्यूज को अपने बैग में रख लिया है जिन पर उसको डिस्कशन नहीं करनी थी। अब हम बात करें आईएईए की सर्विलांस की, आईएईए की मॉनिटरिंग की, तो ये बात तो ईरान 26 फरवरी को भी कह रहा था कि आप आइए चेक कीजिए, कोई इशू नहीं है, जो वो भी बात देखी जाएगी, जो आईएईए की रिपोर्ट आती है उस पर समझा जाता। और आईएईए की रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ईरान इज नॉट गोइंग टू डेवलप एनी एटॉमिक बॉम्ब। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं इसी मामले के अंदर। इस पूरे मामले के अंदर ईरान का इससे पहले ऑयल का सैंक्शंस था, इकोनॉमिकल सैंक्शंस थे, वो यहां पर ईरान ने अपने क्लियर करा लिए। ईरान ने अपना फ्रोजन एक्सेस की शुरुआत करा दी खोलने की। अब आता है हॉर्मुज, जो हॉर्मुज पहले बंद था, आज कहीं ना कहीं ईरान का डोमिनेंस वहां पर रहेगा। तो पूरे मामले को जब हम ऑल इन ऑल इस पूरे परसेप्शन को 28 फरवरी से आज तक अगर अपन देखें, तो एक गलत मूव, शतरंज की चाल में गलत मूव जो होता है, वो कहीं ना कहीं वजीर भी खत्म करा देता है और राजा को चेकमेट भी हो जाती है। ठीक इसी तरीके से एक अमेरिका के गलत मूव ने बेवजह इजराइल ईरान की जंग के अंदर कूद कर एक गलत मूव चला और उसने अमेरिकी हेजिमनी, अमेरिकी डोमिनेंस, अमेरिकी एक्सेप्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है ये एग्रीमेंट क्या अकॉर्डिंग टू अमेरिका है? ईरान ने टोटल अपनी बातें मनवाई है अमेरिका से।
लेकिन अमेरिका को एक कहीं ना कहीं एक अभयदान ये दिया है कि ये आपका ऑनरेबल एग्जिट है, जस्ट यहां से आप निकल जाइए। इस ऑनरेबल एग्जिट के एवज में अमेरिका ने ईरान को सारी सुविधाएं दी है, और अब जो है ईरान जो है वो अपनी बातों से नहीं हटेगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको इमरान जी, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? आप जिस पर ईरान पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, उनके अपने या उनके अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं कॉन्फिडेंस इतना जता पा रहे हैं। उसका रीजन है मैडम, उसका एक रीजन है। 28 फरवरी के पहले ईरान ने अपने किसी पड़ोसी के ऊपर कभी हमला नहीं किया था। 28 फरवरी के पहले ईरान ने कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया था। 28 फरवरी के पहले ईरान इतना एग्रेसिव नेचर का नहीं हुआ करता था, और ना आगे वो इस तरह का एग्रेसिव नेचर का रहेगा। एक सभ्यता वाला देश है, जबान वाले लोग हैं। ऐसा थोड़ी कि सुबह में ट्वीट करूं और शाम को पलट जाऊं, शाम को ट्वीट करूं और सुबह पलट जाऊं। सभ्यता वाला देश अंदर खाने उसी पर ही बड़े क्वेश्चन एक तरह से उठते रहे। लेकिन आप ये कह रहे हैं तो चलिए मैं मान लेती हूँ, भरोसा करने की बात अगर है। लेकिन रोहित शर्मा जी, क्या इतनी आसानी से जो भरोसा करने की बात यहाँ पर इमरान जी करते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, क्यों नियत में खोट नजर आती है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बड़ी अलग अलग पॉलिसीज बनाने की बातचीत है, क्या उस नियत की वजह से एक बड़ा क्वेश्चन है, या क्यों भरोसा नहीं जता पा रहे ना अमेरिका ना मिडिल ईस्ट के अन्य देश? देखिए, पहली चीज तो ये बताऊंगा कि ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया, ये बात गलत है। ये इराक के साथ 7 साल लड़ा था वो, और अभी मतलब बोलूं तो पिछले 50 साल में लड़ा था। और उस वॉर में जो भी हुआ, ठीक है, वो अलग है। 7 साल लड़ने के बाद सद्दाम हुसैन पे बहुत ज्यादा कर्जे हो गए थे, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन ये चीज तो माननी पड़ेगी कि हाँ, ईरान अपने गोटियों को बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। उसका रीजन ये है कि ईरान में अब जो IRGC है उसके हाथ में सारा कंट्रोल है, बाकी सारे जो है गेम खेलते देख रहे हैं। अब ईरान के पास बैकिंग अच्छी है, ईरान के पास चाइना की बैकिंग है, रशिया की बैकिंग है, जो चाहते नहीं कि ये वॉर खत्म, क्योंकि वॉर खत्म होते के साथ ही फिर उसके बाद साउथ चाइना सी पे हम प्रेशर देखेंगे, उसके बाद यूक्रेन वॉर में प्रेशर देखेंगे। यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को हथियार देने पड़ेंगे, जो कि अभी शायद अमेरिका देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद के पास खत्म हो गए। अब अमेरिका की जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो इतना नहीं है कि वो यूक्रेन को भी दे दे, फिर UAE को भी दे दे, बाकी सबको भी दे दे। तो इस वॉर में अमेरिका बैकफुट पे है, नो डाउट अबाउट इट। जहां तक बात है यूरेनियम का, हमारे पास यूरेनियम पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि यूरेनियम का क्या होगा। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, उस पर कल ही डिनायल आ गया कि ये तो पेपर पे ही नहीं था, और बल्कि शहबाज शरीफ ने बोला कि ये तो हमारी तो बात ही नहीं है इस पे। देन स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने गलती ये कर दी अटैक करके स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ईरान के पार्लियामेंट पे, वरना वो एक इंटरनेशनल वाटर्स थे जहां से निकलते थे शिप्स आराम से। अब वो ईरान का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करनी है। भरपाई करने के लिए आप जैसे बोलते हैं, वर्ड्स तो बहुत बोल रहे हैं, लिप सर्विस दे रहे हैं, लेकिन और कुछ नहीं हो रहा। पैसा भी, अब जो पैसा आपने इतने साल से अटकाया हुआ, तो वो रिलीज होना शुरू, ठीक है। तो ईरान अपना कुछ डेवलपमेंट करेगा, जो भी करे। अमेरिका बहुत ज्यादा मांग रहा है, आस्किंग फॉर टू मच। अमेरिका ये बोल रहा है कि जो कुछ आप खरीदोगे वो अमेरिका से ही खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? वो अमेरिका से नहीं खरीदता भाई। अब प्रॉब्लम है इसके, डॉलर को ईरान साइड लाइन करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपना सारा का सारा जो बिजनेस है वो UN में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।